और अपने हर उस चाहने वाले के लिए जो हमसे कुछ ना कुछ उम्मीदें रखते हैं। तो साथियों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले सर्वप्रथम एक महान दार्शनिक, महान अर्थशास्त्री, महान चिकित्सक विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का नमन करते हुए दूर दराज से आए हुए मेरे सभी कार्ड होल्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, मातृशक्ति, नए पुराने मेहमान, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सहयोगी लीडर्स, साथियों, मैं कृष्ण पाल मौर्य, ग्राम बंसीपुर, थाना शहजादनगर, तहसील मिलक, जनपद रामपुर की ओर से और आस्था परिवार के पावन मंच की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे बीच प्रत्येक लीडरों ने अपने अपने अनुभव, अपने अपने विचार, अपनी अपनी बात आप सभी लोगों को बहुत अच्छे अंदाज में बताया, समझाया और आपको ये हर तरीके से समझाने का प्रयास किया कि किसी तरीके से आपको ये समझ में आ जाए कि आप अपने परिवार में खुशहाली कैसे लेकर के आ सकते हैं, कैसे आप तरक्की कर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो साथियों, इन सारी चीजों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले जो साउंड मास्टर है भैया, वो कहाँ हैं? क्या बात है, हमसे कोई स्पेशल दुश्मनी है? अपना ये भी चालू कर दो, क्योंकि इधर से आवाज आ रही है और इधर से आवाज नहीं आ रही है, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं एक बार अपनी बात को पुनः आगे बढ़ाऊं उससे पहले सभी लोग, हम समझ रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, गर्मी हमें भी ज्यादा लग रही है, आपसे कहीं अधिक गर्मी हमें लगती है, क्योंकि हमारा लगभग मैं समझता हूं 24 घंटे में से 17 से 18 घंटे का सफर हमारा एसी में गुजरता है। तो हमें गर्मी ज्यादा लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये गर्मी अगर आज हम झेलने को तैयार हैं आपके बीच में, तो इसका श्रेय जाता है उस व्यक्ति के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच आज की मीटिंग के मेन हीरो हैं और उनके समस्त टीम के लिए, परिवार के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, हम लोगों के बीच आस्था परिवार का ये बीज देने वाले, एक रोजगार का अवसर देने वाले हमारी कंपनी के जनक, कंपनी डायरेक्टर महोदय परम आदरणीय अजय छावड़ा जी, और उस बीज को अंकुरित करके एक हरा भरा पौधा, बगिया बना करके हमारे बीच में तैयार की, और वो बगिया के माध्यम से न जाने कितने हजारों लाखों परिवारों में लोग अपने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे फल खिला रहे हैं। उस बगिया के मालिक आस्था परिवार से डबल ड्रीम हाउस अचीवर मेरे बिजनेस गुरु परम आदरणीय दयाशंकर मौर्य जी, और मेरे दादा गुरु आस्था परिवार से डबल ड्रीम हाउस अचीवर परम आदरणीय जनाब मोहम्मद इरशाद साहब, जो कि सहावर डिस्ट्रिक्ट कासगंज जिला से हैं। और इस आस्था परिवार के साथ विश्वास करके, अपने सीनियर का विश्वास करके आस्था को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद स्टारों में सबसे बड़ी स्टेज, प्रथम स्टेज को अचीव किया, और हम सभी लोगों को यहाँ एकत्र होने का मौका प्रदान किया। आज की मीटिंग के मेन हीरो हमारी आस्था परिवार कंपनी से न्यू सिल्वर स्टार भाई इतवारी लाल जी, उनका समस्त परिवार, समस्त टीम के लिए कंपनी डायरेक्टर महोदय, मेरे बिजनेस गुरु, और आज की मीटिंग के मेन हीरो, इन तीनों ही महान हस्तियों के सम्मान में मैं आप सभी लोगों से सहयोग चाहूंगा। एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाए साथियों, बहुत जोरदार तालियां। और इतवारी लाल जी हैं क्या? कहीं गए क्या? एक बार हाथ खड़ा करके परिचय देंगे, जहां भी हो वहां से खड़ा कर दें हाथ। कहीं बैंक में चेक लगाने तो नहीं गए? अरे मेरे दोस्त, आज संडे है, चेक मंडे में लगेगा, कोई बात नहीं। तो साथियों,
ये हमें अगर बुलाया है तो आपको उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कभी जो स्टेज को आज आपने अचीव किया है, यही स्टेज 15 मार्च 2012 को इस स्टेज को मैंने अचीव किया था। 15 मार्च 2012 यही स्टेज मेरी फाइनल हुई थी और इसी तरह का कार्यक्रम मेरे गांव में हुआ था। मुझे याद है 4 सीलिंग का पंडाल लगा हुआ था और बहुत कम लोग मेरे कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे, क्योंकि उस समय आस्था का इतना बोलबाला नहीं था, इतना कार्य नहीं था, लोग ज्यादा चर्चित नहीं थे। और उस समय कोई भी हमारे रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, उत्तराखंड, इन डिस्ट्रिक्टों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिन्होंने एक लेवल से लेकर के आखिरी लेवल तक का पैसा इस आस्था परिवार से लिया हो। कोई इस तरह से मंच के माध्यम से ये खड़े होकर के कह सके कि मैं आपके बीच का हूं, मैं आपके पड़ोसी जिले का हूं, मैं आपके पड़ोसी तहसील का हूं, मैंने इस आस्था परिवार से एक लेवल से लेकर के आखिरी लेवल तक का सफर पूरा किया है। तो उस समय थोड़ा मुश्किल था और भी बहुत सारी कंपनियों की बात आई हुई थी। उस समय ये अवसर मुझे मिला था। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं अपने बिजनेस गुरु का, जिनके माध्यम से ये आस्था परिवार का प्लान मुझे मिला और किन परिस्थितियों में मिला, ज्यादा समय ना लेते हुए कम समय में अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि और भी कई सारे टॉपिक हैं जिन पर चर्चा करनी थी, लेकिन मौसम गर्मी का है। इस पर पिन्नी इन्होंने डाली तो बारिश से बचने के लिए थी, लेकिन इन्हें नहीं मालूम ये इतनी गर्मी देगी। मौसम गर्मी का बना हुआ है। तो एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों से सहयोग चाहूंगा। आज की मीटिंग के मेन हीरो के सम्मान में एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाए। अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं इस कार्यक्रम में ऐसे कितने लोग आए हुए हैं जो अपने परिवार को तरक्की के शिखर पर लेकर के जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, खूबसूरत जिंदगी देना चाहते हैं और इस आस्था परिवार के कार्यक्रम को पहली बार देखने के लिए आए हैं। कृपया करके हाथ खड़ा करके परिचय देंगे जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं। शर्माइए मत, अपना ही हाथ उठा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं चाहूंगा अपने सभी मंचासीनों से एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। निश्चित रूप से आप सभी लोग तरक्की करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ बड़ा आज से ठीक 10 साल पहले मैं करना चाहता था। मिस्टर इतवारी लाल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कृपया करके आप अपने यथा स्थान पर आ जाएं और कैमरामैन भैया जाओ मत, अभी आपकी आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, आज की मीटिंग के हमारे मेन हीरो भाई इतवारी लाल जी, अभी आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है और जिस लेवल को आपने अचीव किया है, ये लेवल आपने अभी अपने मिसेज के नाम से भी अचीव करने हैं, अपनी टीम में लोगों को भी यही लेवल अचीव करवानी है। तो मैं आपको मंच पर बुलाना चाहता हूं, एक बार मंच पर आ जाएं। इतवारी लाल जी, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो एक बार इनके सम्मान में पुनः जोरदार तालियां हो जाएं। इतवारी लाल जी, आज आपने जिस लेवल को अचीव किया है, मैंने आपकी स्पीच को बड़े ध्यान से सुना था। आपने ये कहा था कि मैंने अपने सीनियर को फोन करके घर बुलाया था और अच्छी बात है, ऐसा बहुत कम होता है। भाई, आप अपने परिवार में तरक्की चाहते हैं, इसलिए आपने ऐसा किया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं आपके कितने आइटम हैं आपके पास? मेरी बात नहीं समझे आप। मेरे मतलब आइटम से मतलब आपके बच्चे कितने हैं? एक बच्चा है, बहुत बढ़िया। तो सोचिए, अभी आपके पास एक बच्चा है, आगे अगर और उम्मीद करते हैं, अभी आपका काम मोटरसाइकिल से चल जाता है, कहीं मेहमानी में, रिश्तेदारी में, कहीं भी आप जाते हैं, बाइक से काम चल जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता है,
वैसे वैसे परिवार की जनसंख्या बढ़ती है, बैठ जाइए, जनसंख्या बढ़ती है, और जब आपके परिवार की लोगों की सदस्य जब ज्यादा होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, तो मोटरसाइकिल से कार्य नहीं चलता। अभी 3 से 4 दिन के बाद राखी का त्योहार उत्सव आने वाला है, और ऐसा ही पिछले साल, हर साल, मैं तो ये कहूंगा कि हर साल होता है ये। तो हमने ये देखा है कि 2011 में जब मेरी शादी हुई थी, तो मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा देना चाहता हूं। थोड़ी शिक्षा के विषय में अगर चर्चा करूं तो मैं 8वीं तक का पढ़ा लिखा हूं, 9th क्लास में पढ़ने नहीं गया था, और इसका कारण था परिवार में आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। वो दिक्कत के चलते मैंने 2007 में नकल से हाई स्कूल किया था, इलाहाबाद से मोहम्मद मुस्तफा हायर सेकेंडरी स्कूल, धारा नगर चुहा पीरन कला कोशाम्बी इलाहाबाद, वहां से मैंने हाई स्कूल किया था। और मैं हर बार की तरह इस बार भी आपको बता देना चाहता हूं, मैंने हाई स्कूल सिर्फ इसलिए किया था कि आगे जब मेरी शादी होगी तो शादी में मुझे मोटरसाइकिल मिल जाएगी, हाई स्कूल मेरा होगा तो। और इंशाअल्लाह मेरी शादी हुई, शादी में मुझे मोटरसाइकिल मिली दहेज में। वो दहेज की मोटरसाइकिल आने के बाद 16/8/11 से मैंने आस्था की शुरुआत की थी। शादी के ठीक 2 महीने के बाद मैंने आस्था की शुरुआत की थी, और शुरुआत करने का भी ये कारण था। कारण ये था, हम अपने परिवार में 4 भाई 3 बहनें, लगभग 18 लोगों का परिवार, और इस समय हम इस कार्यक्रम में 2 भाई यहाँ उपस्थित भी हैं। 2 भाई उपस्थित हैं, मेरे भाई प्रेमपाल मौर्य इस समय मंच पर हैं। मैं चाहूंगा इनके सम्मान में भी बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। ये रिश्ते में हमसे बड़े हैं, और आप हंसिए मत, देखने में छोटे लग रहे होंगे ये, लेकिन बड़े हैं। ये बदलाव आस्था में आने के बाद हुआ है, ये बदलाव आस्था में आने के बाद हुआ है। आस्था में आने से पहले ये हमेशा बड़े ही लगते थे, लेकिन आस्था में आने के बाद ये सब कुछ कैसे बदलता चला गया। साथियों, कहते हैं जब आदमी परेशान होता है, दिक्कत में होता है, उलझनों में होता है, चिंताएं उसके सर पर सवार होती हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, चिंता जो होती है वो चिता का कार्य करती है। चिंता चिता का कार्य करती है, और हर व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के चिंतित रहता है, पैसे को लेकर के चिंतित रहता है, खर्चे को लेकर के चिंतित रहता है, अपने परिवार की दाल रोटी को लेकर के चिंतित रहता है। ऐसे ही आज से 10 साल पहले मैं चिंतित रहता था। मुझे याद है वो दिन, वो समय जब मैं आस्था को करने से पहले दूसरे कार्य में लगा हुआ था। उस काम धंधे से जो 200-250 रुपये में कमाता था, तो उस पैसे को, जो भी हमारा हफ्ते का पैसा होता था, उसको उठा करके हम अपने घर, अपने पिताजी को दे देते थे। और उसके बाद अगर हमारी पत्नी को जरूरत होती थी 50 रुपए की, तो उसके लिए हमें अपने पिताजी से मांगना पड़ता था। नहीं पापा, हम अपने पिताजी को चाचा कहते हैं, तो चाचा हमें पैसे की जरूरत है, 50 रुपए मांगते थे, तो दोस्त मेरे 10 रुपए मिलता था। तो बड़ा अजीब जैसा लगता था। तो दिमाग में बहुत सारे विचार आते थे, कहा सुना भी रहता था पत्नी से। साथियों, बहुत कुछ सपने थे, लेकिन बस एक मन मार करके रह जाते थे कि इन सपनों को पूरा कैसे किया जाए। पत्नी की ख्वाहिशें रहती थी, वो कहती थी बुलेट गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, अच्छा सा बढ़िया सा खूबसूरत सा घर बनाना है, हमें माल जेवर लेना है, झुमकी लेनी है, कि गले का हार लेना है, कि पाजेब लेनी है, कि जो शादी में जो माल जो चढ़ाया हुआ है वो तगड़ी चढ़िए। बताओ, तगड़ी का कहीं जमाना चल रहा है आज के टाइम में, माताएं बहनें समझती होंगी। हमको अच्छा माल चाहिए। साथियों, ये सब कुछ पैसे से आता है। अब उनकी ऐसी ऐसी फरमाइशों को सुनने के बाद यहाँ से दिमाग डिस्टर्ब हो जाता था। सोचते थे कि जो 200 रुपये हम कमाते हैं, वो 200 रुपये से हम इनको बिछुआ ला के देंगे, कि काने के झुमका ला के देंगे, कि गले का हार ला के देंगे, या जो हारी बीमारी परेशानी में जो पैसा खर्च होता है उसकी पूर्ति डालेंगे। इनको बुलेट गाड़ी लेके देनी है, कि कार लेके देना है,
कि इनको बड़ा खूबसूरत सा घर बना करके देना है, ये सब कुछ कैसे हो पाएगा। तो बड़ा चिंतित थे, परेशान थे। उसी समय फरिश्ता से हमारी मुलाकात हुई। आप सामने बैठे हैं, आप शांत रहिए। एक फरिश्ते से मुलाकात हुई। मैं जंगल से घूम के आ रहा था, ऐसा ही जंगल हमारे यहाँ भी है, गांव बंसीपुर हमारा। उस समय हम गांव में ही रहते थे। इस समय मेरा हाल निवास स्थान तहसील मिलक है और बड़े अच्छे खूबसूरत घर का एक कोठी का निर्माण कार्य मेरा चल रहा है इस समय। तो साथियों, उस समय मुझे याद है, ऐसे ही जंगल से हमारे यहाँ पे गन्ने की खेती नहीं होती है, गेहूं की और धान की खेती होती है। तो हम सुबह से जंगल के यहाँ से जंगल के योगा वगैरह करके आ रहे थे, टहल करके आ रहे थे। तो रास्ते में जैसे ही हम अपने गांव में घुसते हैं, भाई ओम प्रकाश मौर्य जी का एक घेर बना हुआ है, वहां पे बड़ा सा एक फाटक लगा हुआ है। अब चेंज हो गया है, अब उसका नक्शा चेंज हो गया है, लेकिन पहले कुछ नक्शा और था। नीला गेट लगा हुआ था फाटक का, उस पर नीला कलर करा हुआ था। मैं जंगल से आया, आने के बाद में जैसे ही इनके गेट पे आया इत्तेफाक, मैं समझता हूं कि कुदरत हर इंसान को मौके देती है जिंदगी में कुछ करने के लिए। मैं आपको कह देना चाहता हूं, अगर हम लोग गरीबी में पैदा हुए हैं तो इसमें हमारा कोई जुर्म नहीं है कि हम सब गरीबी में पैदा क्यों हो गए, और ना ही हम उन हालातों को बदल सकते जिन हालातों में हम पैदा हुए। लेकिन दोस्तों, गरीबी में अगर हम पैदा हुए हैं तो वो कुदरत, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो भगवान हर इंसान को एक मौका देता है जिंदगी में कुछ करने के लिए। तो साथियों, एक मौका मेरे जीवन में आया। जैसे ही मैं ओम प्रकाश जी के गेट पर आया, तुरंत इनका फाटा खुला और ये भी बाहर निकल के आ गए। और आने के बाद इन्होंने रोक लिया मुझे, बोले केपी कहाँ जा रहे हो। हमने कहा यार 8 बजने वाला है, अब ये आधा पौन घंटा का समय है, घर जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, काम पे जाना है। एक ठेका लिया हुआ था हमारा लकड़ी, उस समय 12 बीघा का, ये गुलस्टिक आप देख रहे हैं, ये लिखते जिसको, इसका ठेका लिया हुआ था। उसको हमें काटने के लिए लेबर को लेकर के जाना था। तो मैंने इन्हें बताया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे कार्य लगा हुआ है। तो ये बोले यार फुफेरे भाई आए हुए हैं, दयाशंकर मौर्य जी, उनके साथ में उनके सीनियर महोदय आए हुए हैं, मिस्टर मोहम्मद इंसाफ साहब, और वो कह रहे हैं यार कि अपने 2, 4, 6 लोगों से हमारी मुलाकात करवा दो। तो मैंने कोई विशेष बात हो तो बताओ, बाकी यार काम थोड़ा अर्जेंट लगा हुआ है। तो ये बोले कोई बात नहीं यार, 1 दिन की दिहाड़ी की तो बात है, 1 दिन की दिहाड़ी हम दे देंगे आपके लिए, कोई बात नहीं। तो मैंने बताओ क्या। बोले यार किसी कंपनी का कोई प्लान है, कोई कंपनी का प्लान लेकर के आए हुए हैं और वो समझाना चाहते हैं। एक बार समझ लो यार, तुम तो मेरे खास आदमी हो, और सबसे पहले खास जब कोई अच्छी चीज होती है तो किसी खास व्यक्ति को बताई जाती है। तो हमने चलो ठीक है, बैठ लेते हैं। बैठे, दिलशाद साहब से, मोहम्मद दिलशाद जी से और दयाशंकर सर से मुलाकात हुई। उनसे हेलो हाय हुई, और हेलो हाय होने के बाद में उन्होंने कहा, बोलिए कृष्णपाल जी आप कैसे हैं। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने अभी आपका हाल तो पूछा ही नहीं। तो सबसे पहले मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले ये जानना चाहूंगा कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं। अच्छे हैं, मैं भी अच्छा था, लेकिन अंदर से अच्छा नहीं था। कारण क्या था। कारण यह था कि जितनी भूख थी उतना पैसा नहीं था। उन्होंने मेरे को बताया, बोले केपी ये बताओ कहीं जल्दी में जा रहे हो। मैंने हाँ जा तो साहब जल्दी में रहे हैं। बोले आधे घंटे का समय दे सकते हो, आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। तो मैंने साहब आज तक के 21 साल की उम्र मेरी हो गई, उस टाइम में 21 वर्ष का था, 1289 डेट ऑफ बर्थ है मेरी। तो मैंने कहा मैंने 21 साल की उम्र हो गई मेरी, आज तक तो बदलाव कुछ हुआ नहीं, अब आधे घंटे में कैसे जिंदगी बदल जाएगी ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे। बोले केपी आप विश्वास करिए, अगर आपने आधे घंटा का समय जो दिया तो ये समय आधे घंटे का अब तक की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण घंटा हो सकता है, महत्वपूर्ण समय हो सकता है। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए थे, मुझे याद है वो दिन वो समय। बोले केपी ये बताओ आप चाहते क्या हो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर चाहते क्या हैं, अब क्या बताएं आपको अपने मन के हाल। अब अजनबी व्यक्ति से एकदम अगर ऐसे कोई बात होने लगेगी तो उसको सारी चाहत एकदम थोड़ी बता दी जाती है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा चाहते क्या हैं वो तो बात अलग है, अब चाहने से क्या होता है, चाहने से अगर कुछ होता तो फिर हम ऐसे थोड़ी होते। बोले फिर भी आप बताओ चाहते क्या हो। हमने कहा अरे कुछ नहीं चाहते हैं, चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं चाहते हैं। बोले क्या चाहते हो। मैंने कहा चाहते क्या हैं।
अब क्या बताएं आपको, मैं थोड़ा सच बताया उनके सामने, बताने से घबराया। अनुमान हमारे बहुत सारे लीडर, बहुत सारे साथी जब किसी से मिलते होंगे, आप लोगों से बात करते होंगे और आपसे पूछते होंगे कि आप अपने जिंदगी में, अपने जीवन में चाहते क्या हैं, तो कहते हैं अरे यार क्या बताएं तुम्हें, कबर का हल मुर्दा ही जानता है, क्या बताएं तुम्हें। ऐसे कुछ सारी बातें हमारे साथ में थी। तो मेरे सीनियर महोदय ने एक बात कही थी, बोले केपी आप बताने से घबरा रहे हो, आप कुछ तो चाहते हो और कुछ नहीं चाहते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, याद रखना, अभी हमारे अच्छे जुझारू लीडर हैं भाई ओपी सिंह सागर जी, इन्होंने कहा था, क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता माय डियर, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात कही थी इन्होंने, कहा था कि नहीं कहा था, कहा था। तो मैं कहना चाहता हूं आपके लिए, मेरे सीनियर महोदय ने मुझसे कहा था, उन्होंने कहा था केपी जिस इमारत का कोई नक्शा ना हो उसका आकार क्या होगा, और जिसका अपना कोई सपना ना हो तो साकार क्या होगा। आपका कोई सपना है कि नहीं है? मैंने सब सपने बहुत हैं, सपने बहुत आते हैं मुझे। बोले वो वाले सपनों की बात नहीं कर रहे जो रात को आते हैं। मैंने फिर कौन से सपनों की बात कर रहे हो? बोले वो सपनों की बात कर रहा हूं मैं, वो सपनों की बात कर रहा हूं जो सपने आपको चैन से सोने नहीं देते हैं। तो मेरे साहब वो सपने मेरे बहुत सारे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास में बहुत सारा पैसा हो, मैं चाहता हूं कि मेरी इज्जत लोग करते हो, मैं चाहता हूं लोग मेरा सम्मान करें, और मैं चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र के अंदर मेरी पहचान हो जाए, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, और मैं चाहता हूं मेरे पास में बहुत अच्छी सी लग्जरी सी कार हो, क्योंकि जब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके कहीं रिश्तेदारी में, मेहमानी में कहीं जाता हूं और किसी सवारी का, गाड़ी का इंतजार कर रहा होता हूं और बराबर से कोई गाड़ी निकल करके चली जाती है तो सब नमाज के कपड़े खराब कर देती है, यहां से दिमाग खराब हो जाता है। तो बोले ये सब कुछ चाहते हो आप? मैंने एक बार बताओ, क्या मैंने आपको ऐसे ही कह दिया अब ये बताओ ये सब कुछ चाहता हूं, क्या ये सब कुछ सच होगा? बोले केपी आधे घंटे का समय दे दो, ये सब कुछ सच होगा। मैंने इतनी बात करते करते तो आधा घंटा पूरा हो गया, अब बताओ अब तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे क्या होगा? बोले आधा घंटा और, तो हमने कि इतनी पकड़ी आपने उंगली, अब इतना पकड़ लिया पहुंचा, अब आधा घंटा और दे दे तुम्हें, हमारा वहां पे 200 रुपए 300 रुपए हम जो कमाएंगे वो खत्म हो जाएगा। बोले वो पैसा हम दे देंगे आज के दिहाड़ी का, कोई बात नहीं। मैंने समय दिया, आस्था के इस प्लान को बहुत बारीकी से देखा, सुना, समझा, समझने के बाद में दोस्त मेरे विश्वास मानना, मुझे ऐसा लगा क्योंकि उनके जो समझाने का अंदाज था वो बड़ा निराला था। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में मुझे समझाया, मैंने प्लान को बारीकी से देखा, सुना, समझा, अच्छा लगा और मन को भा गया। मन को भाने के बाद मैंने अपने सीनियर महोदय से कहा सर प्लान आपका बहुत अच्छा है, बढ़िया है, समझ में आ गया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही है कि जो 7,000 मैंने एक बार दिया उसके बदले कंपनी ने प्रोडक्ट दे दिया, कार्ड के बेनिफिट दे दिए, बॉडी की सुरक्षा करके दे दी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उसी 7,000 रुपए की एजेंसी के माध्यम से करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। ये बात थोड़ी सी खटक रही है। उन्होंने मुझे विस्तार से समझाया, मेरी बात समझ में आ गई। पूरी बात समझने के बाद मैंने उनसे यही कह दिया, मैं सर प्लान आपका अच्छा है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, 3.5 लाख रुपए का कर्ज मेरे परिवार पर है, और परिवार में पिताजी और बड़े भाई हमारे जो जिम्मेदार हैं, जो वो करते हैं परिवार में वही होता है, पैसा है नहीं। परिवार की स्थिति को देखते हुए बस थोड़ी सी घबराहट थी। मैंने उनसे यही कह दिया मैं अपने पिताजी से और बड़े भाई से इस काम को करने का मशवरा ले लूं। सीनियर महोदय ने समझाया केपी बुरा मत मानना, क्या उन्होंने आस्था के प्लान को देखा है? निसाब नहीं देखा है। क्या उन्होंने इस सिस्टम को समझा है? निसाब नहीं समझा है। तो जब उन्होंने प्लान को देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, तो वो आपको बता सकते हैं ये सही है या गलत है। तो मैंने बात आपकी बिल्कुल सही है साहब, वो नहीं समझा सकते, लेकिन फिर भी पैसे का काम पैसे से चलता है, बातों से नहीं चलता है। तो मैं साहब थोड़ा समय दे दीजिए। मैं घर गया, पिताजी से बात हुई, चाचा से हमने कहा नहीं चाचा अच्छी कंपनी आई है, एक ही बार पैसे जमा करना है, बार बार जमा नहीं करना है। बोले अभी ये बता तुम्हारे लल्ला पेट ना भरो कंपनी से,
हमने क्यों? बोले बड़े ने 22,000 रुपया, 22,500 रुपया कैनबिस कंपनी में लगा दिया, उससे पहले आरसीएम में लगा दिया, इलेक्शन में लगा दिया, लाखों रुपए इन कंपनियों में लगा करके सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हो पाया, और अब भी तुम फिर कंपनियों की बात कर रहे हो। तो हमने उन्हें समझाया भी, मैंने कहा चाचा हर चमकने वाली पीली चीज सोना नहीं होती है, जो सोना होता है वो सोना होता है। मैंने इस काम के लिए समझ लिया है, इसमें कोई नुकसान कोई घाटा नहीं है। बोले कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? तो मैंने उनसे कहा चलो ठीक है, आप मना कर रहे हैं इस काम के लिए, मैं नहीं करूंगा, लेकिन मेरे अंदर चाहत है आगे बढ़ने की, मैं कुछ करना चाहता हूं। और चाहत सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब मैं बचपन से कहीं रिश्तेदारी में मेहमानदारी करने के लिए जाता था, तो जिस रिश्तेदार के यहाँ पे, जैसे हम कहीं नंसाल जाते थे, कहीं अपने फूफा के यहाँ जाते थे, तो वहां पे हमारे जो फुफेरा होता था, जो हमारे ममेरा भाई होते थे, उनके साथ में जब हम उनके गांव में घूमने के लिए जाते थे, तो हमें हमारे ममेरे भाई से और फुफेरे भाई से लोग पूछा करते थे, बोले ये मेहमान कहाँ के हैं? तो वो हमारे भाई लोग कह देते ये मेहमान बंसीपुर के रहने वाले हैं। तो हम भी थोड़ा लगता था कि यार बंसीपुर की बात आई निकल करके तो अच्छी बात है, लेकिन जब उन लोगों को लौट करके तर्क होता था, वो कहते थे कि बंसीपुर नहीं, मंडवा बंसीपुर, अरे मंडवा बंसीपुर की नहीं, कौन सा बंसीपुर? बंसीपुर रामपुर। अरे वो बंसीपुर तो नहीं जहां पर मोहनलाल प्रधान जी रहते हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट, वही बंसीपुर। कौन सा बंसीपुर? वो बंसीपुर तो नहीं जहां पर चंद्रसेन मौर्य जी लाइसेंसी बंदूक वाले रहते हैं? हमने कहा हाँ बिल्कुल राइट, वही बंसीपुर। कौन सा बंसीपुर? अरे उस बंसीपुर की बात तो नहीं कर रहे आप जहां पर डॉक्टर हरप्रसाद मौर्य जी रहते हैं? दोस्तों मेरे विश्वास मानना, यहां से दिमाग ग्रे हो जाता था। मैं सोचा करता था, ये बात समझ में नहीं आती, क्या उस गांव के अंदर मेरे पिताजी नहीं जन्मे? क्या उस गांव के अंदर मेरे दादाजी नहीं जन्मे? मेरे दादाजी के नाम से, मेरे पिताजी के नाम से इस गांव को कोई क्यों नहीं जानता? ये बातें यहां और यहां दोनों जगह चुभती थी। बस एक अवसर की तलाश थी, एक मौके की तलाश थी। आस्था परिवार का जब ये प्लान मिला तो लगा कि वो अवसर, वो मौका मुझे मिल चुका है। परिवार में जब चर्चा हुई, पिताजी से बात हुई, उन्होंने मना कर दिया। तो उनसे एक ही बात लौट करके कही थी, आप मना कर रहे हैं इस काम के लिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर चाहत है आगे बढ़ने की, मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि दुनिया मुझे मेरे नाम से जाने, मेरी खुद की एक पहचान हो जाए। क्या आप अपने बलबूते पे हमें आगे बढ़ा सकते हैं? तो हमारे चाचा का जवाब था, बोले बेटा हमारी तो जितनी कटनी थी वो कट गई, 4 से 6 साल की और बची है, वो भी कट जाएगी। मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी यही बात कह देना चाहता हूं, आने वाले 2 साल के बाद, 4 साल के बाद आपके परिवार के बुजुर्ग लोग आपको यही कह करके संतुष्ट कर देंगे, ये बात ध्यान रखना। मुझसे कह दिया गया, अब तो बेटा आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आप मेहनत करेंगे, मेहनत नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो मैंने चलो ठीक है, अगर मैं मेहनत करूंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो जो मैं खेल खेलने जा रहा हूं, उस खेल का आप तमाशा देखें। बोले हम पैसा नहीं देंगे, कोई बात नहीं। लौट करके सीनियर महोदय के पास दोबारा आ गए, आकर के उनसे यही बात कहते हैं, साहब काम करना चाहते हैं, पैसा है नहीं, अब ये बताओ पैसा कहाँ से आए? तो मेरे सीनियर महोदय ने समझा दिया, बोले केपी बुरा मत मानना, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, होगा वो जो कुदरत को मंजूर है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। लेकिन जिस परिवार को आप चला रहे हैं, इस परिवार को चलाते हुए अगर अर्जेंट में आधे घंटे के अंदर अंदर कोई समस्या ऐसी आके खड़ी हो जाए, कोई ऐसी समस्या आके खड़ी हो जाए जहां आपके सामने 4-6 हजार रुपए की तुरंत बाई हैंड जरूरत पड़ जाए, तो क्या आप पैसे की व्यवस्था नहीं बनाएंगे? साहब क्यों नहीं बनाएंगे? अभी मेरी पत्नी बीमार हो जाए तो मैं इंतजार थोड़ी करूंगा, कहीं से पैसा आ जाए तब मैं इसका इलाज कराऊंगा, बाई हैंड पैसे की व्यवस्था बना लेंगे। बोले सोच करके देखिए आप पैसे की व्यवस्था क्यों बना लेंगे? कैसे करके ये बुरा वक्त टेढ़ा वक्त टल जाए। जब आप बुरे वक्त को भगाने के लिए पैसे की व्यवस्था बना सकते हैं, क्या अच्छा वक्त लाने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं बना सकते? दोस्तों वो बात समझ में आ गई, मैं ठीक समझ में आ गई साहब। दोबारा से लौट करके घर आए, पिताजी हमारे घर वाले खेतों पे जा चुके थे, घर खाली हो गया था, घर में कुछ कबाड़ा वगैरह पड़ा हुआ था, उसको कबाड़े को इकट्ठा किया, ले जाकर के कबाड़े की दुकान पे बेच दिया। दोस्तों कुछ पैसा कम रह गया तो इधर उधर से व्यवस्था बना करके मैंने आस्था को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद जब मेरे घर वालों को ये बात पता लगी कि इसने ऐसे ऐसे कर दिया है, तो दोस्तों यकीन मानना हमारे चाचा जी ने, हमारे पिताजी ने इतनी मोटी लाठी उठा ली थी हमको मारने के लिए। बोले देखो इसने बेइज्जती कराई, क्योंकि हमने अपनी बहन, 3 बहनें 4 भाई,
तो जो छोटी वाली सिस्टर हैं उनका हमने मंगलसूत्र गिरवी रख दिया था। तो जब उन्हें ये पता लगा कि इसने लड़की का मंगलसूत्र गिरवी रखा है तो उन्होंने हमारी क्लास लेना शुरू कर दिया। तो हमें याद है हम घर से भाग भी गए थे। तो आज से लगभग 12 साल 10 साल 11 साल पहले का वाकया है, ये बात है। उस समय थोड़ा एक जुनून रहता था, एक अफसर की तलाश भी थी और अफसर मिला तो लगा कि अब सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और जहां जहां हम पहचान बनाना चाहते थे वहां वहां पहचान बनाने का एक मौका मिला आस्था के माध्यम से। दोस्तों ज्वाइनिंग हो गई और ज्वाइनिंग होने के बाद जब सीनियर महोदय ने किट ला करके दी, देने के बाद वो बोले कि ऐसा करो 4 6 10 20 लोगों से हमारी मुलाकात करवा दो। बात तो बहुत सारी है, 10 साल का सफर है, थोड़े समय में आपके बीच में कैसे रखी जाए, फिर भी मैंने थोड़ा शॉर्ट करके आपको समझाने का प्रयास किया। तो साथियों जब सीनियर महोदय ने कहा 4 से 10 20 लोगों से मुलाकातें करवाओ, मुलाकातें करवाना शुरू किया, लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया। बोले कहाँ चक्कर में पड़ गए, बहुत सारी कंपनियां आती हैं चली जाती हैं, बेटा ये बताओ तुमने पैसा तो नहीं लगाया है? हमने साहब पैसा तो लगा ही दिया है। बोले तो बेटा यही शांत रुक जाना, अभी तुमने अपना पैसा लगाया है लेकिन लोगों का पैसा डलवा दिया कंपनी में, तो याद रखना बड़े जूते पड़ने का नम बना जाएगा जिस दिन कंपनी भागेगी। तो साथियों ये बात उनकी सुनने के बाद मेरे अंदर भय हो गया, डर हो गया। और वो डर होने के बाद में 9 महीने तक मैं शांत रहा। और शांत रहने के बाद में एक समय आया 9 महीने के बाद मेरे सीनियर महोदय ने मिस्टर रामपुर से दयाशंकर मौर्य जी, मिस्टर रामपुर दयाशंकर मौर्य जी कपड़े खरीदने के लिए समय था, शायद मैं समझता हूँ यही 8वां महीना था। और इस 8वें महीने में एक कार्यक्रम लगा था, बरेली में ब्रांच की ओपनिंग थी, 2011 में बात है, 2011 की ये बरेली में ब्रांच की ओपनिंग थी। उस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम लगा था और कंपनी डायरेक्टर महोदय अजय छाबड़ा जी बरेली के अंदर आ रहे थे। उस कार्यक्रम में मिस्टर रामेश्वर श्रीवास्तव जी को गोल्डन स्टार का 1 लाख रुपए का चेक वहां मिलना था। उस कार्यक्रम के लिए हमारे सीनियर महोदय रामपुर में कपड़े खरीदने के लिए गए हुए थे और उन्होंने मुझे फोन करके बुला लिया और वहां से उन्होंने लगभग मैं समझता हूँ 2700 रुपए के एक जोड़ी पैंट शर्ट खरीदा था। एक जोड़ी पैंट शर्ट 2700 रुपए का खरीदा और खरीदने के बाद जब मैंने ये देखा कि 2700 रुपए के एक जोड़ी पैंट शर्ट खरीदा है, उस टाइम की बात है ये जिस टाइम में 200 रुपए के 100 रुपए के कपड़े बन जाते थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने सर 2700 रुपए के एक जोड़ी कपड़े? बोले केपी यही आपके साथ भी हो सकता है अगर आप मन बना लो तो। 52,500 रुपए प्रति महीना वो कमा रहे थे। उस समय 9 महीने के बाद दोबारा से मुलाकात हुई। उसके बाद लौट करके जब मैं शाम को घर आया, घर आने के बाद में मैंने अपनी पत्नी से कहा था, मैंने कि यार पूनम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी पत्नी के लिए जो आज आस्था परिवार से गोल्डन स्टार हैं, उनका 11वीं लेवल का चेक आने वाली इसी 15 अगस्त के लिए आजादी के दिन उनका 11वीं लेवल का चेक आ रहा है। तो मैं एक बार चाहूंगा पूनम मौर्य के सम्मान में बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। उनसे मैंने कहा, मैंने पूनम यार भैया शंकर ने आज 2700 रुपए के एक जोड़ी कपड़े खरीदे हैं और मैंने उनको कहा था, मैंने कि यार हम चारों भाइयों के 2700 रुपए में कपड़े बन जाएंगे। तो बोले क्या कर रहे हैं वो? मैंने कि भैया आस्था कर रहे हैं। तो बोलिए ऐसा है जब इतना पैसा उसमें मिलता है तो फिर तुम भी शुरू कर दो इस काम के लिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई भी समझदार औरत, काफी सारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, कोई भी समझदार औरत कभी ये नहीं चाहती कि उसका घर वाला मेहनत का कार्य करे। हर समझदार औरत ये चाहती है कि मेरा घर वाला, मेरा हस्बैंड, मेरा पति कोई ऐसा कार्य करे कि मुझे भी अपने मायके में जाते हुए गर्व महसूस हो। मैं अपने मायके में जाकर के ये कह सकूं कि मेरे हस्बैंड ये कार्य करते हैं, मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो। तो ऐसा कुछ हमारी पत्नी चाहती थी, हमसे उम्मीद करती थी। तो साथियों मैंने उनसे चर्चा की और चर्चा करने के बाद में उन्होंने मुझे हौसला वर्धन दिया। तो मैंने उनसे एक बात कही थी, मैंने कि देखिए मैं काम तो शुरू कर दूंगा आस्था में, लेकिन साजे का परिवार है, 18 लोगों का परिवार है, तुमसे बड़ी तो तुम्हारी जेठानी भी हैं, क्योंकि घर में माता बहनें समझ चुकी होंगी यहाँ साजे का ज्वाइंट फैमिली होती है तो दो रानी जेठानियों में किस तरीके से बनती है और किस तरीके से नहीं बनती है ये आप लोग समझ चुके होंगे। तो मैंने उन्हें कहा था जब मैं इस काम के लिए करूंगा तो आपके ऊपर समस्या आएंगी, ये बात खूब समझ लेना। तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर वो समस्याएं आएंगी, क्या वो समस्याएं कुछ समय की होंगी या पूरी जिंदगी की होंगी? तो मैंने उनको कहा था वो समस्याएं सिर्फ कुछ समय की होंगी, ज्यादा में ज्यादा 4 से 5 साल की समस्याएं होंगी और 5 साल के बाद में कभी भी
पूनम आपके लिए पैसे को लेकर के तड़पना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे 20,000 रुपए की साड़ी खरीदनी है कि 10,000 रुपए की साड़ी खरीदनी है, और पैसा कहां से आए ये सोचना नहीं पड़ेगा, आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा। बोली सर जी चलो ठीक है, जब इतना ही कुछ हो सकता है तो 4-6 साल की समस्या है, अगर हम मर भी रहेंगे तो तुमसे ये नहीं कहेंगे कि आज हमें इतनी परेशानी है, कोई बात नहीं, तुम शुरू कर दो। तो साथियों मैंने आस्था करने का फिर उस दिन से मन बना लिया। मैं निकला, मैंने सीनियर महोदय से कहा मैंने ये बताओ मुझे करना क्या है। बोले कि कुछ नहीं करना है, जिन लोगों से आपने पहले चर्चाएं करी थी उन्हीं लोगों से मेरी मुलाकातें करवाना शुरू कर दो। मैं उन्हीं की मोटरसाइकिल पे बैठा, धीरे धीरे मैंने उनकी लोगों से मुलाकातें करवानी शुरू कर दी। धीरे धीरे मेरा कार्य चलना शुरू हुआ, तो चलते चलते सिल्वर स्टार बना। सिल्वर स्टार पर आज की मीटिंग के मेन हीरो को कितने रुपए का चेक दिया गया? सिल्वर स्टार पर कितने का चेक दिया गया? 1 लाख रुपए का चेक। लेकिन साथियों लोग कहते हैं जो लोग कंपनियों में पहले जुड़ जाते हैं उनको ज्यादा मिल जाता है। आज की मीटिंग के मेन हीरो को सिल्वर स्टार का 1 लाख रुपए का चेक मिला। लेकिन दोस्तों जिस टाइम हमारा सिल्वर स्टार हुआ था 15 मार्च 2012, तो जब मेरा सिल्वर स्टार का चेक आया तो मात्र 26,000 रुपए का चेक आया था सिल्वर स्टार का, क्योंकि उस समय दोस्तों मेरे 26,000 रुपए हुआ करता था। उस समय के मुताबिक आज के समय में 3 गुना ज्यादा पैसा कंपनी बढ़ा चुकी है आपके लिए। तो साथियों वो सिल्वर स्टार का चेक आया, कार्यक्रम इसी तरह का कार्यक्रम हुआ। सीनियर महोदय ने कहा केपी यही सिल्वर स्टार का चेक आप लोगों को दिलाना शुरू कर दो। मैं लोगों के साथ में लग गया, मेरा गोल्डन स्टार हुआ। गोल्डन स्टार पर आज कंपनी कितने रुपए का चेक देती है? 2 लाख रुपए का चेक देती है। लेकिन उस समय गोल्डन स्टार पर 1 लाख रुपए का चेक मुझे मिला, और उस समय 1 लाख रुपए की रकम बड़ी मोटी रकम थी। मुझे लगा यार 1 लाख रुपया इकट्ठा आना तो एक बड़ी बात थी उस टाइम में भी। और ऐसा नहीं 1 लाख रुपया आज बड़ी बात नहीं है, आज भी बड़ी बात है, क्योंकि 1 लाख रुपया जिसकी 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन में 1 लाख रुपए की इकट्ठी रकम एक बार में बचत की नहीं निकाल सकता, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। तो साथियों वो गोल्डन स्टार हुआ। वही गोल्डन स्टार का चेक जब आने के बाद मेरा कार्यक्रम हुआ तो सीनियर महोदय ने कहा कि यही गोल्डन स्टार का चेक जब तक आप लोगों को ना दिला दो आप चैन से मत बैठना। मैंने यही करना शुरू कर दिया। लोगों को गोल्डन स्टार का जब मैंने चेक दिलाया, मेरी टीम से जैसे 5 लोग गोल्डन स्टार हुए दोस्तों, मुझे पता नहीं चला 30/6/2017 को मेरा आस्था परिवार से डायमंड स्टार हो गया, जहां कंपनी 6 लाख का चेक देती है। और उसके बाद मेरी कार आई 9 जुलाई 2017 के लिए। आज कितनी तारीख है? 7 है, 8 और 9, ये जुलाई एंड हो गई, अगस्त चल रहा है इस समय। पिछले महीने की बात है, 9 जुलाई 2017 को मेरे डायमंड स्टार का कार्यक्रम हुआ था देव गार्डन बरादगढ़ धमोरा, कस्बा धमोरा में। कंपनी के डायरेक्टर महोदय के माध्यम से कार की चाबी मिली, और जब मेरे पास कार आ गई, अल्टो कार थी मेरे पास, मुझे कार पहली कार अल्टो आई थी आस्था से, पैसा दिया कंपनी ने, अल्टो कार सीनियर महोदय जी के माध्यम से दिलवाई गई थी। तो सीनियर महोदय ने कहा कि यही कार आप लोगों को दिलाना शुरू कर दो। यही कार मैंने लोगों को दिलाना शुरू कर दिया, मैं लग गया। और देखते देखते इस आस्था परिवार से साथियों 15 मई 2021 के लिए आस्था परिवार से मेरा ड्रीम हाउस कब हो गया दोस्तों मुझे पता नहीं चला। 15 मई 2021 को मेरा ड्रीम हाउस हो गया, और ड्रीम हाउस होने के बाद इस आस्था परिवार से 9 नवंबर 2021 के लिए मेरे ड्रीम हाउस का प्रेजेंटेशन कार्यक्रम हुआ, रिटायरमेंट का कार्यक्रम हुआ। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे ड्रीम हाउस के कार्यक्रम में कुछ लोग उपस्थित थे कि नहीं थे? इतने सारे लोग थे। एक बार मैं सभी के सम्मान में चाहूंगा बहुत जोरदार तालियां हो जाए। तो मैं समझता हूं अगर आपने मेरे ड्रीम हाउस का कार्यक्रम देखा है तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि रिटायरमेंट जब आस्था परिवार का होता है, आस्था परिवार से जब रिटायरमेंट का कार्यक्रम होता है, ड्रीम हाउस का कार्यक्रम होता है, तो ऐसा कार्यक्रम होता है कि एक डीएम का भी रिटायरमेंट ऐसा नहीं होगा, एक फौजी का रिटायरमेंट ऐसा नहीं होगा, एक टीचर का रिटायरमेंट ऐसा नहीं होगा, एक सीईओ का रिटायरमेंट ऐसा नहीं होगा जैसा रिटायरमेंट ड्रीम हाउस का प्रेजेंटेशन कार्यक्रम आस्था परिवार का होता है। ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। और ये सब कुछ देखने के बाद यहाँ से ड्रीम हाउस तक का सफर पूरा हो गया। 10 साल के कार्यकाल में 5 बार मोटरसाइकिल बदली, दूसरी कार है,
3 बार टूर किया, एक बार बाया प्लेन गोवा टूर, बाया ट्रेन शिमला टूर, बाया कार नैनीताल टूर, और 20 अप्रैल 2020 को थाईलैंड जाने की तैयारी थी। उससे पहले ये कोरोना हमारे बीच में हुआ, कोई बात नहीं। आगने वाली अगले महीने की 12 तारीख को हमारे लोगों का एक टूर और जा रहा है। उस टूर पर काफी सारे लीडर मंच से भी हैं, उपस्थित रहेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट टूर होगा वो गोवा का और थाईलैंड का होगा। तो साथियों, एक बहुत बड़ा अवसर है आपके बीच में। और दोस्तों, अगर बात की जाए आमदनी की, तो सभी लीडरों ने आमदनी पर चर्चा करी थी। तो इस समय की अगर मैं बात करूं तो 2022 में अब तक 6-7 महीने का समय होता है। इन 7 महीने के अंदर इस आस्था परिवार से पैसा आया है मेरे पास 29,37,300 रुपया। इन 7 महीने में 29,37,300 रुपया आया है, और बाकी अब आगे का सफर लगातार जारी है। तो साथियों, एक बहुत अच्छा अवसर है आपके बीच में। ये तो रहा मेरा एक लेवल से आखिरी लेवल तक का सफर। अब बात कर ली जाए लास्ट में, चलते चलते समय भी काफी हो चला है, तो चलते चलते मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए। अभी आज सुबह की मैं आपको बात कहूं तो हमारे यहाँ पर जो राजमिस्त्री कुछ काम कर रहे हैं, उनसे जब मेरी सुबह चर्चा हुई तो बोले कि सर क्या बताएं, ये तो सब किस्मत की बात है, भाग्य की बात है, जिसके नसीब में होता है उसी को ये सब कुछ मिलता है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या वो राजमिस्त्री जो कह रहा था, क्या वो सही कह रहा था कि जिसकी किस्मत में होता है उसको ही मिलता है? जिसको नसीब में होता है उसको ही मिलता है, जिसके भाग्य में होता है उसको ही मिलता है। तो साथियों, मैंने उन्हें एक सुबह कहानी सुनाई थी, उस पर मैं आपको बीच में फिर चर्चा करना चाहता हूं। बस 2 मिनट का समय है, 2 मिनट की बात है ये मेरी। मैंने उनको कहा था कि मेरे भाई, किस्मत का निर्माण कर्मों के आधार पर होता है। किस्मत का निर्माण कर्मों के आधार पर होता है। जो आदमी जैसे कर्म करता है उसका भविष्य, उसका भाग्य वैसा ही होता है। ये बात ध्यान रखना। अगर आप चोरी लुकोरी करते हैं तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, ध्यान रखना ये बात। अगर आप कोई 300 रुपए मजदूरी करते हैं तो आपका भविष्य 300 रुपए के लायक होगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आप 1000 रुपए पर डे कमाते हैं तो महीने में आपका 30,000 बनता है, तो आपका भविष्य 30,000 में निर्धारित है कि यही आपके भाग्य में था। और अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, तो आपका भाग्य का निर्माण भी वैसा ही होता है। तो मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई थी। मैंने कि मेरे दोस्त, आपको भी मैं कह देना चाहता हूं। एक राजा था, वो राजा जंगल में, शास्त्री जी ध्यान देना, वो राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा, और शिकार की खोज में बहुत दूर तक जंगल में चला गया। और जंगल में बहुत दूर तक जब निकला तो उसने क्या देखा पाया, जंगल में साथियों 3 लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। 3 लोग आपस में झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। और वो तीनों लोग जानना चाहेंगे कौन कौन थे? तीनों लोग थे। एक था करम। करम कह रहा था कि जिस व्यक्ति के साथ में मैं नहीं हूं, वो व्यक्ति जीवन में, पूरे जीवन में, पूरे भविष्य में कभी भी कुछ नहीं कर सकता। करम कह रहा था, हाफिज जी बैठ जाइए आप। करम कह रहा था कि जिस व्यक्ति के साथ में मैं नहीं हूं, वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और वहीं पर भाग्य, कर्म, भाग्य, बुद्धि, ये तीनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। और किस बात को लेकर के झगड़ रहे थे? कर्म कह रहा था कि जिसके साथ में मैं नहीं हूं वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। भाग्य कह रहा था कि जिसके साथ में मैं नहीं हूं वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और बुद्धि कह रही थी कि जिसके साथ में मैं नहीं हूं वो व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आपस में तीनों लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, खेचातानी मची हुई थी। और लड़ते लड़ते जब वो आपस में चर्चा कर करके लड़ रहे थे, तभी लड़ते लड़ते उनकी दृष्टि तीनों की राजा पर पड़ी। और जब राजा पर तीनों की दृष्टि पड़ी तो राजा के पास तीनों लोग त्राही मांग करके पहुंचे, राजा साहब आप हमारा न्याय करिए। तो राजा बोला, भाई आप कौन हैं? मैं तो आपको जानता था कि नहीं, मैं आपका क्या न्याय और कैसे न्याय कर सकता हूं? तो तीनों ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम कर्म, भाग्य, बुद्धि। तीनों में आपस में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा किस बात को लेकर के हो रहा है? झगड़ा इस बात को लेकर के हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि हम बड़े हैं, और हम कह रहे हैं हम बड़े हैं, और ये कह रहे हैं हम बड़े हैं।
हम तीनों में कौन बड़ा है, इसका निर्णय राजा साहब आप कर दीजिए। राजा साहब कहते हैं, भाई ये बताओ, मैं तुम तीनों में ये कैसे कह दूं कि तीनों में से बड़ा कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, मैं ये बात कैसे कह दूं। साथियों, राजा ने ये बात कही, कहने के बाद में वो तीनों लोग बोले, तो राजा साहब क्या हमारा न्याय नहीं होगा? राजा साहब ने कहा, न्याय क्यों नहीं होगा, न्याय होगा। राजा ने जैसे ही जंगल में दूसरी तरफ दृष्टि डाली, जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। लकड़हारे को जब राजा ने लकड़ी काटते हुए देखा तो तीनों से कहा, कर्म भाग्य बुद्धि, तीनों से कहा, आप तीनों को एक एक करके 7-7 दिन का अवसर दिया जाएगा। जो भी इस लकड़हारे की आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत कर देगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। सही कहा राजा ने या गलत कहा? सही कहा कि जो लकड़हारे की आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत कर देगा, अच्छी कर देगा, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ये बात सुनने के बाद तीनों लोग बोले, ठीक है राजा साहब। सबसे पहले जब नंबर आता है लकड़हारे के साथ में लगने का, सबसे पहले नंबर आया कर्म का। जब कर्म लकड़हारे के साथ में लगा तो लकड़हारा जितनी लकड़ी वो डेली काटता था, साथियों, जैसे ही कर्म उसके साथ में लगा, लकड़ी उससे उस दिन उसकी 4 गुना ज्यादा कटी। जब कर्म उसके साथ में लग गया तो लकड़ी उसकी 4 गुना ज्यादा कट गई। लेकिन दोस्तों, भाग्य उसके साथ में नहीं था। शाम को जब शाम हुई तो उससे गट्ठर उतना ही बंधा जितना कि वो डेली लेके जाता था। गट्ठर उसने बांधा, लकड़ी रह गई। मार्केट में ले जाकर के गट्ठर बेचा। उसके दिमाग में विचार आया हमने कि अरे यार लकड़ी रह गई है, लकड़ी को ले आया जाकर के। जब वो लकड़ी और लेने के लिए जब आया तो दोस्तों, भाग्य उसके साथ में नहीं था। लकड़ी कोई दूसरा व्यक्ति उठा करके ले गया। साथियों, दूसरे दिन वही प्रक्रिया, लकड़ी फिर 4 गुना कटी। लेकिन कर्म उसके साथ में लगा, लकड़ी फिर उसकी 4 गुना कटी। शाम को गट्ठर उससे उतना ही बंधा जितना कि वो डेली ले जाता था। मार्केट में बेचा, मुनाफा उतना ही हुआ जितना कि डेली होता था। यही प्रक्रिया कंटिन्यू 7 दिन तक चलती रही। लकड़ी तो ज्यादा कटती थी लेकिन गट्ठर उतना ही बनता था जितने वो डेली लेके जाता था। और वापसी जब लेने आता था तो भाग्य उसके साथ में नहीं था, वो लकड़ी कोई दूसरा ले जाता था। ये प्रक्रिया कंटिन्यू 7 दिन तक चलती रही। साथियों, 7 दिन तक लगातार लकड़ी तो उसकी ज्यादा कटी लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत नहीं हुई। स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत नहीं हुई। साथियों, जब उसके 7 दिन कर्म के पूरे हो गए तो 8वें दिन नंबर आता है काय का? 8वें दिन नंबर आया भाग्य का। जब भाग्य उस व्यक्ति के साथ में लगा तो उसके विचार आ गया अन्य की, अरे यार 1000 पत्ते उसने यहीं भटक दिए है, करो कितना ही मिलेगा वही जो भाग्य में है सोई, करो कितना ही मिलेगा वही जो नसीब में है सोई। उसने 1000 पत्ते डाल दिए और भाग्य भरोसे 4पाई पर लेट गया। 4पाई पर ही लेट गया। लेटने के बाद में लगातार कंटिन्यू जब भाग्य उसके साथ में लगा तो भाग्य भरोसे तक वो 4पाई पर लेटा रहा। 7 दिन तक कंटिन्यू लेटा रहा, पड़ा रहा। उसके हालात खस्ता हो गए, बहुत ज्यादा हालात खस्ता हो गए। और जैसे 7 दिन भाग्य के पूरे हुए, 8वां दिन फिर आता है बुद्धि का। 8वें दिन बुद्धि उसके साथ में लगी और लगने के बाद उसके बुद्धि में दिमाग में एक विचार आ गया। उसने सोचा कि यार ऐसे तो हमारे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे, हम भी अल्लाह को भगवान को प्यारे हो जाएंगे। उन्होंने की जैसे तो भैया वही काम करना शुरू कर देना चाहिए जो हम पहले कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, उठाए अपने औजार पत्ते, जंगल में फिर चला गया लकड़ी काटने के लिए और उसने फिर लकड़ी काटी। तो दोस्तों, जितनी लकड़ी को उसने पिछले 7 दिनों में काटता था उतनी ही लकड़ी उससे उस दिन 4 गुना फिर एक्स्ट्रा कट गई। मालूम है क्यों? क्योंकि पिछले 7 दिनों में जब कर्म उसके साथ में लगा था तो जो 7 दिन में उसने लकड़ी काटी थी, उन 7 दिनों में उसके लकड़ी काटने का जो एक्सपीरियंस था वो बढ़ चुका था। लकड़ी फिर उसकी 4 गुना कट गई। उसके दिमाग में बुद्धि उसके पास आ गई, विचार आ गया।
कि यार पिछले 7 दिनों तक लकड़ी का आनंद किसी दूसरे ने लिया है। कि ऐसा करो, आज बैलगाड़ी लेकर के आते हैं, बैलगाड़ी में भरेंगे और लकड़ी ले जाएंगे, मार्केट में बेचेंगे, मुनाफा ज्यादा होगा। तो मार्केट गया, गांव गया, बैलगाड़ी लाया, लकड़ी भरी और भरने के बाद में मार्केट में बेची, मुनाफा 4 गुना ज्यादा हुआ। दूसरे दिन फिर उसके दिमाग में विचार आया कि यार कल आधा घंटा हमारा बैलगाड़ी और लाने और ले जाने में खराब हो गया था, उस आधे घंटे के लिए बैलगाड़ी आज साथ में ही लेकर चलते हैं और जो आधा घंटा हमारे लाने ले जाने में खराब होता है उस आधे घंटे में बैलगाड़ी के खर्चे लाकर हम लकड़ी काट लेंगे। बैलगाड़ी साथ लेकर के चला गया, लकड़ी काटी, लकड़ी 5 गुना ज्यादा कटी, बैलगाड़ी में भरी शाम के लिए ले जाकर के मार्केट में बेची, मुनाफा 5 गुना ज्यादा हुआ। यही प्रक्रिया कंटिन्यू 7 दिन तक चलती रही। दोस्तों 7 दिन में उसकी आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। होने के बाद तीनों लोग फिर राजा साहब के पास पहुंचते हैं। कौन कौन? कर्म, भाग्य, बुद्धि। कर्म, भाग्य, बुद्धि। पहुंचने के बाद में राजा साहब से कहा, राजा साहब अब आप हमारा न्याय करिए, हम तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तब राजा ने कहा, मेरे दोस्त कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म प्रधान वस्तु रच राखा, जो जज की नीति से फल चाखा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म प्रधान है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अगर दर्जा दिया जाएगा तो वो बुद्धि को दिया जाएगा, क्योंकि पैसा 2 तरीके से कमाया जाता है। एक शारीरिक मेहनत करने के बाद पैसा कमाया जाता है, एक मानसिक मेहनत करने के बाद पैसा कमाया जाता है। पैसा ज्यादा कौन कमाता है? जो शारीरिक मेहनत करता है वो ज्यादा कमाता है कि जो मानसिक मेहनत करता है वो ज्यादा कमाता है? कौन ज्यादा कमाता है? मानसिक। जो मानसिक मेहनत करता है वही पैसा ज्यादा कमाता है। तो सर्वश्रेष्ठ जो दर्जा दिया जाता है वो बुद्धि को दिया जाता है। और बुद्धि की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बुद्धि यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों के पास बराबर है, किसी के पास कम नहीं है। कम इसलिए नहीं है, जितनी भी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, इन मोटरसाइकिलों में नजर मार कर देख लेना, सभी पे एक एक करके ट्राई कर लेना। सबका मीटर अगर 180 होगा तो 180 होगा, जो बड़ी वाली होंगी हो सकता है उनमें 240 का हो, लेकिन सबका मीटर इंजीनियर ने ये मोटरसाइकिल बनाई है ना, तो इसको भी हमारी बॉडी को देखते हुए बनाई है। समझना आपके लिए, सबने मोटरसाइकिलों में 140 का या 180 का मीटर लगा हुआ होगा, किसी का कंपेयर नहीं किया उन्होंने। अब वो हमारी और आपकी कैपेसिटी की बात है कि आप 50 पे इसको चलाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 80 पे भी चला के कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 पे भी चला करके कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब आप हाईवे पे जाओगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 120 पे भी गाड़ी चलाते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं। करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो साथियों, ये हमारी और आपकी कैपेसिटी की बात है। दिमाग को जितना आप इस्तेमाल करते हैं, दिमाग घटता नहीं है, दिमाग बढ़ता है। बुद्धि सबके पास है, क्योंकि सभी लोग आप देखते होंगे परिवार से बाजार के लिए जाते होंगे। बाजार में जब आप जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो बाजार में आप देखते हैं और पाते हैं कि वहां पर जो सब्जी वाला सब्जी लगाए हुए बैठा है, चाहे वो आलू हो, चाहे वो कोई दूसरी सब्जी हो, अगर आलू वाले ने भी अगर 2 ढेर लगा रखे हैं आलू के, एक 10 रुपए किलो का और एक 20 रुपए किलो का। साथियों, हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर 10 रुपए किलो वाली ढेरी में से भी अगर ले रहे हैं तब भी छांट के लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? छांट के। भाई छांट के लेते नहीं कि लेते हैं कि कोई काना ना आ जाए, है कोई मकोड़े का खाया हुआ ना आ जाए। और अगर हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर 20 रुपए किलो वाले आलू अगर लेते हैं तो उसमें से भी हम लोग छांट के लेते हैं। तो दोस्त मेरे, मैं जानना चाहता हूँ वहां पर कौन बुद्धि दे रहा है आपको? कोई दूसरा बुद्धि दे रहा है आपको, या आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल स्वयं कर रहे हैं? स्वयं कर रहे हैं। तो आपके पास, सबके पास बुद्धि है, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, दिमाग का इस्तेमाल करिए और ये सोचिए और विचार करिए कि जिन लोगों की बातों में आकर के जब आप यहाँ से कार्यक्रम को देखने के बाद आप अपने अपने घर जाएंगे, तो जाने के बाद बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। कौन से लोग इंतजार कर रहे होंगे मालूम है? वो वही लोग इंतजार कर रहे होंगे जिन्होंने आपको गाड़ी में बैठते हुए देखा होगा। गाड़ी में बैठते हुए देखा होगा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये आस्था की मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं। अच्छा, मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, मीटिंग देखने जा रहे हैं आस्था की, ठीक है। अब जब आप यहाँ से जाओगे तो वो इंतजार तो कर रहे होंगे, उनकी मीटिंग वाले लोग आ रहे होंगे, वो बैग भर के लेकर आ रहे होंगे, काय का? नोटों का है। अब वो यहाँ से आप जैसे ही जाएंगे और वो देखेंगे, क्यों जी
बने आए करोड़पति हैं, बैग भर लाए होंगे। बहुत सारी इस तरह की बातें आपको कहेंगे, मजाक आपकी बनाएंगे। सोचिए, अगर आप आस्था के इस कार्यक्रम को नहीं देखने आते तो क्या आप घर बैठे होते या कोई दूसरे काम में लगे होते? क्या आपका बैग भर गया होता? बैग भर गया होता? क्या जो लोग आपकी मजाक बना रहे हैं, क्या उन लोगों ने अपने बैग भर लिए? बैग भरना तो मेरे दोस्त छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को सीबीएसई स्कूल में शिक्षा भी नहीं दिला पा रहे होंगे। बड़े दावे के साथ कह सकते हैं उस बात के लिए। हिंदी मीडियम के अलावा इंग्लिश मीडियम में स्कूल में बच्चे भी पढ़ने नहीं जा पा रहे होंगे उनके, वो लोग आपकी मजाक बनाएंगे। तो सोचिए, क्या ऐसे लोग कभी चाहेंगे आप तरक्की करें? ऐसे लोग कभी चाहेंगे कि आप आगे बढ़े, कुछ नया करें? कभी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, दिमाग को सोचिए और विचार करिए। विचार करिए कि जो दशा हमारी बनी हुई है, क्या आप लोग इस दशा को बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? भाई, दशा बदलना चाहते हैं अपनी? तो दोस्तों, अगर आप अपनी ये दशा बदलना चाहते हैं तो ये दशा तभी बदली जा सकती है जब आप अपने काम करने की दिशा बदलेंगे। काम करने की दिशा बदलेंगे तभी ये आपकी दशा बदली जा सकती है। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, चलते चलते, अब ये गांव है, कार्यक्रम भी गांव में ही लगा हुआ है और ये विद्यालय पे कार्यक्रम लगा हुआ है। मेरे भी सिल्वर स्टार का कार्यक्रम मेरे गांव में विद्यालय पे हुआ था। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं आज की मीटिंग के मैन हीरो का। तो साथियों, ये गांव है और अधिकतर लोग गांव के रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं और देखते हैं और पाते हैं कि हर 5 साल के बाद में गांव के अंदर ग्राम पंचायती का चुनाव होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव होता है कि नहीं होता है? इलेक्शन होता है, गांव गांव नहीं होता है। प्रधान बनता है कि गांव में नहीं बनता है? कस्बों में हमारे चेयरमैन बनता है, गांव में प्रधान बनता है। तो साथियों, जब गांव में प्रधान बनता है तो आपने देखा होगा हर 5 साल के बाद में चुनाव होता है। हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। और चुनाव किस लिए होता है कि अगर इस बार इसने अगर विकास नहीं कराया तो अगले साल बदल करके आप उसको किसी दूसरे को बैठा दे, इसीलिए चुनाव होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। अब सोचिए, एक बार अगर किसी को चुनने के बाद और उसको आप खड़ा कर दें और उससे कह दें कि दोस्त मेरे, भाई मेरे, जब तक आप जिएंगे तब तक गांव के प्रधान आप ही रहेंगे, क्या वो प्रधान गांव में विकास कराएगा? कभी कराएगा विकास गांव में? कभी गांव में विकास कभी नहीं कराएगा। गांव में विकास प्रधान तभी कराते हैं जब उन्हें मालूम है कि इस बार अगर मैंने विकास नहीं कराया तो अगले 5 साल के बाद में ये गद्दी किसी दूसरे के हाथ में होगी। और इसी वजह से वो हर 5 साल के बाद में बदली भी जाती है। तो साथियों, हर 5 साल के बाद में गांव के विकास के लिए चुनाव होता है, प्रधान को बदला जाता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं आपके लिए, जिस तरीके से हम लोग, आप लोग, सभी लोग अपने गांव के विकास के लिए अपने गांव के प्रधान को बदलते हैं, क्या आप सभी लोग अपने घर में, अपने परिवार में विकास नहीं चाहते हैं? अपने घर परिवार में विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। अगर आप सभी लोग अपने अपने घर में विकास चाहते हैं तो अपने घर के प्रधान को बदल दीजिए। मैं आपको कह देना चाहता हूं, अपने घर के प्रधान को बदल दीजिए। हमारे और आपके घर का प्रधान कौन है? खेती या मजदूरी? खेती। ये खेती हमारे जीवन को ठीक उसी तरीके से खेखे के किनारे से लगा देती है जैसे ठीक मल्ला आपने देखा होगा नदी में नाव को खेखे के किनारे से लगा देता है। वैसे ही ये खेती हमारे जीवन को धीरे धीरे किनारे से खेखे करके किनारे से लगा देती है। ये खेती हमें कभी भूखे मरने नहीं देती है और दोस्त मेरे तरक्की कभी करने नहीं देती है। यही मेरे साथ था। मैं आपको कह देना चाहता हूं, मेरे परदादा के नाम में 850 बीघा जमीन थी। हम लोग कभी जमींदार हुआ करते थे। उस समय जमीनों पे लगान जाया करता था, सारी जमीनें लगानों में चली गई। दादाजी का समय आया, मात्र 45 बीघा जमीन बची। पिताजी, हमारे 2 भाई, पिताजी का समय आया, मात्र 22 बीघा जमीन बची। और दोस्तों, हम अपने पिताजी के 4 बेटे, जमीन रह जाती है 22 बीघा को अगर आप 4 में डिवाइडेशन कर देते हैं लगभग 5-5.5 बीघा जमीन रह जाती है। 4 बच्चे, 2 बेटा 2 बेटी, 2.5 बीघा जमीन रह जाती है। सोचिए मेरे दोस्त, मेरे सोचिए, क्या विकास हो रहा है?
हाँ हो रहा है। मेरे पिताजी के नाम में थी 22 बीघा, मेरे नाम में आ गई 5 बीघा, मेरे बच्चों के नाम में आ गई 2.5 बीघा। कितना बड़ा विकास हो रहा है, ये आप समझदार हैं। ये विकास मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये विकास आप सबके साथ में हो रहा है। और हमारे पिताजी कहते हैं बेटा मेहनत कर, सब कुछ तेरा ही तो है, मेहनत कर, सब कुछ तेरा ही तो है। अरे तेरा कहां से है? 2 पैदा कर लिए तो उनकी गर्दन काट दी, आधा आधा कर दिया, सब तेरा कहां से है? तो सोचिए, कुछ नया करने का एक अवसर मिला हुआ है। और आज आपको मैं चलते चलते मैं कहना चाहूंगा, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक अलग से मंत्रालय बनने जा रहा है। एक नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का अलग से मंत्रालय बनने जा रहा है। जैसे आप हर सेक्टर के मंत्रालय हैं बने हुए, वैसे ही आपका डायरेक्ट सेलिंग का मंत्रालय अलग से बनने जा रहा है। अगर रामविलास पासवान जी अगर खत्म नहीं हुए होते हमारे बीच से, तो ये मंत्रालय हमारे बीच में बन गया होता। और आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए नहीं हो सकते, मैं बड़े दावे के साथ में कह सकता हूँ इस बात के लिए। आज आपसे शिक्षा की जरूरत पड़ जाती, लेकिन रामविलास पासवान के मरने के बाद, मंत्री थे वो, मर गए, अगर वो अभी हमारे बीच में जिंदा होते तो ये मंत्रालय बन चुका होता। और अब तक डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपसे डिग्री की समझ चुके होंगे, आपकी डिग्री मांगना शुरू कर दिया जाता। ऐसे आज हर व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गोरा है, काला है, पतला है, मोटा है, लंबा है, ठिंगना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भर्ती है, ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा है, नहीं तो आने वाले टाइम में लाइन में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरे दोस्त याद रखना ये बात, ऐसा होने वाला है। तो आने वाले टाइम में आपको मजबूरी में खिंचना पड़े, उससे बेहतर है कि आज ही आप इस काम की शुरुआत कर दीजिए। तो चलते चलते कहना चाहूंगा, दौर बदल गया है। हम सभी लोगों का जन्म जीतने के लिए हुआ है, लेकिन जिस माहौल में हम लोग पैदा हुए हैं, माहौल में रह करके हम लोग हारना सीख लेते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा अवसर, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। यही मौका आज से 10 साल पहले मुझे मिला, यही मौका मेरे प्रत्येक लीडर को मिला था, यही मौका आज की मीटिंग के मैन हीरो को मिला था, और यही मौका आज आपको मिला है। तो चलते चलते कहना चाहूंगा दोस्तों, दौर बदल चुका है। 21वीं सदी के आप लोग 22वें वर्ष में बैठे हुए हैं। बहुत सारी बेरोजगारी, बहुत बड़ी बेरोजगारी हमारे देश के अंदर है, और लोग इंतजार कर रहे हैं एक अच्छे अवसर का, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, एक अच्छे मौके का। बस आप अपनी मजबूती से आस्था परिवार के विषय में उनको समझाइए, बताइए। लोगों के अंदर डर जो भरा हुआ है वो निकल जाएगा। वो डर सिर्फ इसलिए भरा हुआ है क्योंकि आज तक कंपनियों में, बहुत सारी कंपनियों ने हमें बताया कुछ, दिखाया कुछ, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ में कह सकता हूँ, ब्रोशर है कहीं रखा हुआ, एक लेवल से लेकर के आखिरी लेवल तक का 18 स्टेज का प्लान जो रखा है कंपनी ने इस ब्रोशर के अंदर, इस ब्रोशर का लिखा हुआ आप पूरा करिए। मैं अनुभव के साथ में कह सकता हूँ, अगर आपका किसी भी स्टेज का चेक बनता है, चाहे पहली स्टेज का 1000 का चेक हो या आखिरी स्टेज का 1 करोड़ रुपए का चेक हो, कोई भी चेक कंपनी 1 घंटे लेट नहीं करती। मैं बड़े दावे के साथ में कह सकता हूँ। इसलिए बस अच्छी सोच के साथ में आस्था ज्वाइन करिए, अपने और अपने बच्चे को, सपनों को साकार करिए। तो चलते चलते कहना चाहूंगा साथियों, कितनों की तकदीर बनाने हैं आपको, कितनों की तकदीर बनाने हैं आपको, कितनों को रास्ता दिखाना है आपको। दोस्तों मत देखो अपने हाथों की लकीरों को, क्योंकि इन हाथों की लकीरों से भी आगे जाना है आपको। तो चलते चलते कहना चाहूंगा, पत्थर को पानी में मत फेंको यारो, इसे भी कोई पीता है। पत्थर को पानी में मत फेंको यारो, इसे भी कोई पीता है। जिंदगी हंसकर जियो, रोकर नहीं, जिंदगी हंसकर जियो, क्योंकि दोस्तों आपको देखकर भी कोई जीता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय आस्था परिवार, नमो बुद्धाय, ऑल द बेस्ट साथियों।